तो पिछले क्लासेस के अंदर हमने देखा था कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म फूड को कंज्यूम करता है और फूड को कंज्यूम करने के बाद उसको किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस से सिंपल फूड सब्सटेंस में तोड़ता है, यानी कि डाइजेस्ट करता है। आज हम लोग उस डाइजेस्टेड फूड का क्या फेट है, यानी कि उस फूड को हम किस प्रकार से एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं, वो हम देखेंगे। तो देखो, होता क्या है कि आपने फूड को कंज्यूम किया था किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। ज़्यादातर हम जो खाने खाते हैं उसमें क्या होता है, या तो स्टार्च होता है, या तो प्रोटीन होता है, या फिर फैट होता है। तो अल्टीमेटली आप रेस्पिरेशन के लिए ज़्यादातर किस चीज़ का इस्तेमाल करते हो? ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हो, जो आपको कहाँ से मिलेगा? स्टार्च से मिलेगा। तो हुआ क्या कि आपने कैसे कंज्यूम किया था खाने को? स्टार्च के फॉर्म में कंज्यूम किया। अब जब आपने इस खाने को डाइजेस्ट किया, जब आपने इस स्टार्च को डाइजेस्ट किया, तो क्या मिला आपको? ग्लूकोज मिला, आपको ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मिला। अब इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से आप क्या करने वाले हो? आप इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से एनर्जी सिंथेसाइज करने वाले हो, आप इससे एनर्जी लेने वाली। तो स्वाभाविक सी बात है, हमने जब पहले कुछ लेक्चर्स में देखा था कि एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, ताकि वो अपना ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन कर सके। तो ये एनर्जी कहाँ से आएगी? ग्लूकोज से को जब आप रिस्पायर करोगे तो वहां से आपको ये एनर्जी मिलेगी। ठीक है। एक कॉमन सा फॉर्मूला हम सब लिखते हैं कि भाई हमने क्या किया, हमने C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। इसको जब आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, जब आपने क्या किया, इस फॉर्मूले को आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, तो क्या होगा? आपको आपको CO2 और H2O मिलेगा, और साथ ही साथ आपको बहुत सारी एनर्जी मिलेगी। इस प्रोसेस को बेसिकली हम रेस्पिरेशन बोल रहे थे। लेकिन लेकिन क्या ये रेस्पिरेशन का पूरा डेफिनेशन है? नहीं। रेस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। रेस्पिरेशन का क्या मतलब होता है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी, टू प्रोड्यूस एनर्जी। अब ये जो कॉमन, अब मैंने रिएक्शन लिखा है, हम ह्यूमंस के लिए वैलिड है। लेकिन ये जो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज है, पहले तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं यहाँ पर। रेस्पिरेशन होता क्या है? इट इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज in order to in order to get एनर्जी in order to get एनर्जी। अब ये ब्रेक डाउन जो है, ये दो तरीके से हो सकता है। इन दो तरीके से हो सकता है। तो एक तो पॉसिबिलिटी है, एक ब्रेक डाउन में पॉसिबिलिटी है कि ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन जरूरी है वहां पर। और दूसरा, एक और ब्रेक डाउन हो सकता है जिसमें ऑक्सीजन क्या हो? एसिड हो। तो ऑक्सीजन जो है वो एसिड है। ये बात क्लियर है? तो पॉसिबिलिटी क्या है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट भी हो सकता है, ऑक्सीजन एब्सेंट भी हो सकता है। ऐसा ऐसा रेस्पिरेशन का प्रोसेस जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसको हम बोल रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? एरोबिक एरोबिक रेस्पिरेशन। और ऐसा रेस्पिरेशन जहां पर O2 की जरूरत नहीं है, O2 प्रेजेंट नहीं है, तो उस रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं? एन एरोबिक। इसको हम बोलते हैं एन एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। तो हमने दो तरीके के रेस्पिरेशन देखे, एरोबिक और एनारोबिक। जहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन का क्या मतलब है? जहां पर O2 प्रेजेंट है उसको आप एरोबिक रेस्पिरेशन बोलोगे, जहां पर O2 की जरूरत नहीं है, O2 एब्सेंट है, उसको आप एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलोगे। अब एनसीईआरटी ने बहुत अच्छा सा फ्लो चार्ट यूज किया है ये चीज को बताने के लिए कि आप ग्लूकोज को तोड़ते कैसे। ठीक है। तो हम उस फ्लो चार्ट को एक बार देख सकते हैं। ठीक है। तो ये एनसीईआरटी ने फ्लो चार्ट यूज किया है कि किस प्रकार से हम ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से, आप आपने क्या किया? आपने इंटेस्टाइन के अंदर क्या किया था? ग्लूकोज को डाइजेस्ट कर लिया था, स्टार्च को डाइजेस्ट करके ग्लूकोज बनाया था। अब ये जो ग्लूकोज है, आपने इंटेस्टाइन में क्या किया? इंटेस्टाइन में आपका ग्लूकोज था। ठीक है। क्या था? ग्लूकोज का। अब ये जो ग्लूकोज है, ये ब्लड के थ्रू कहाँ जाएगा? ये ब्लड के थ्रू कहाँ जाएगा? हर एक सेल के अंदर जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर सेल को एनर्जी चाहिए। ठीक है। तो हर एक सेल के अंदर क्या गया? ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल गया। अब
जब इस सेल के अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, सेल का स्ट्रक्चर जानते हैं कैसा होता है, आउटसाइड क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, इसी को आप सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। आउटसाइड आपके एक सेल मेम्ब्रेन होगा और फिर एक न्यूक्लियस होगा, ठीक है। और एक और स्ट्रक्चर आपके पास होता है जिसको आप माइटोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको एक माइटोकॉन्ड्रिया जैसे स्ट्रक्चर भी दिखेगा। और साथ में क्या होगा, साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, ठीक है। आउटसाइड द न्यूक्लियस जो स्ट्रक्चर है लिविंग प्रोटोप्लाज्म है, उसी को आप क्या बोलते हो, साइटोप्लाज्म बोलते हो, ठीक है। तो सेल के अंदर अब क्या पहुंच गया, आपका जो ग्लूकोज था, आपका जो ग्लूकोज था वो कहाँ चले गया, सेल के अंदर चले गया, ठीक है। अब ये जो सेल के अंदर ग्लूकोज है इसके पास तीन रास्ते हैं, ठीक है। इसके पास ब्रेक डाउन होने के तीन रास्ते हैं। हम समझते हैं कैसे हो। सबसे पहले तो ग्लूकोज जब सेल के अंदर आएगा तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, साइटो साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होगा, इसका ब्रेक डाउन, इसका क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो कि एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज में कितने कार्बन एटम होते हैं, 6 कार्बन एटम होते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन एटम है, 6 कार्बन एटम, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, 6 कार्बन मॉलिक्यूल बोलते हैं। ये जो 6 कार्बन ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है ये आपके साइटोप्लाज्म के अंदर ब्रेक डाउन होगा। कहाँ ब्रेक डाउन होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर ब्रेक डाउन होगा, किसमें, इनटू अ 3 मॉलिक्यूल, इनटू अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर नोन एज पायरूवेट, नोन एज पायरूवेट, ठीक है। ये जो ब्रेक डाउन हुआ, ये जो स्टेप है ये यूनिवर्सल है, ये क्या है, ये यूनिवर्सल, यानी कि ये एक बैक्टीरिया के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा और एक ह्यूमन सेल के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इस स्टेप में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, इस स्टेप के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मली इस स्टेप की दिक्कत क्या है, इस स्टेप की दिक्कत बस इतनी सी है कि इस स्टेप की दिक्कत बस इतनी सी है कि इट प्रोड्यूसेस, यहाँ पे क्या होगा, जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो वेरी लेस होगी, ओके, बहुत कम एनर्जी इस स्टेप में प्रोड्यूस होती है। तो आप खुद देखिए कि जो बैक्टीरियल सेल है उनके पास तो माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं, ठीक है। उनको जब एनर्जी चाहिए तो वो कैसे एनर्जी को टेक करेंगे, वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करेंगे इनटू पायरुवेट, और उससे जो बहुत कम एनर्जी मिली उसी से वो अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं, उसी से वो अपनी लाइफ प्रोसेसेस मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या है, यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है बाय पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब ग्लूकोज कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। पायरुवेट कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पर कितने पायरुवेट बनेंगे, 2 पायरुवेट यहाँ पर कर रहे होंगे, ठीक है। अब पायरुवेट से आगे आप जब जाओगे तो आपके पास 3 ऑप्शन है, ठीक है। एक बैक्टीरियल सेल, एक यीस्ट का सेल, एक ह्यूमन सेल, हर सेल पायरुवेट तो बना ही रहा, ठीक है। लेकिन पायरुवेट के आगे आपके पास 3 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, कौन से, या तो आपके पास सेल के अंदर ऑक्सीजन हो तो आप ये वाला तरीके से जाते हैं, एक तरीका ये है। दूसरा, या तो आपके पास ऑक्सीजन आप जनरली यूज करते हो लेकिन ऑक्सीजन की कमी हो जाए, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, ठीक है, तो आप दूसरा ये वाला तरीका, ये वाला पाथ पे जा सकते हो। और तीसरा है कि आप ऑक्सीजन इस्तेमाल ही नहीं करते हो, आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, यानी कि एनएरोबिक मेथड। और एनएरोबिक मेथड में क्या होता है, आप ये तीसरा तरीका इस्तेमाल करते हो। हम एक एक करके देखते हैं क्या होता है। जो पायरुवेट मॉलिक्यूल है आपका, जो पायरुवेट मॉलिक्यूल है ये क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड है, ये क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड है। इसमें कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन होंगे। ये जो पायरुवेट मॉलिक्यूल है इसको आप ब्रेक कर सकते हो कंप्लीटली इनटू CO2 एंड H2। इसको आप ब्रेक डाउन कर सकते हो कंप्लीटली इनटू CO2 एंड H2 को, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम इसका ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। तो जब आप पायरुवेट का कंप्लीट ब्रेक डाउन करोगे इनटू CO2 एंड H2O यूजिंग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तो आप उसको क्या बोलते हो, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हो। और ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, आपको ये स्पेशली एक ऑर्गेनल में देखने को मिलेगी जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट कौन सी है, व्हाट इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, तो आप क्या कहोगे, माइटोकॉन्ड्रिया है,
ठीक है। ये क्या प्रोड्यूस करेगा, आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, आपको वाटर मिलेगा और साथ ही साथ आपको बहुत सारी एनर्जी मिलेगी कंपैरिजन में। ठीक है, सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ रिलीज होगी, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। अब दूसरा केस क्या है कि मान लो आप बहुत सारी एक्सरसाइज कर रही है, ठीक है, मान लो आपने बहुत सारी एक्सरसाइज कर ली, नॉर्मली आपकी जो मसल सेल है, जो आपकी मसल टिश्यू है, मसल सेल है, वो कैसा रेस्पिरेशन करेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, नॉर्मली CO2 और वाटर बना रहा होगा और बहुत सारी एनर्जी रिलीज कर रहा होगा। लेकिन जब आपने एक्सरसाइज की और बहुत सारा ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रहा है, तो क्या होगा, तो आपके मसल के अंदर क्या हो जाएगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ठीक है, ये कमी हो क्यों रही है, क्योंकि आपने एक्सरसाइज की, आपके जो मसल सेल्स है वो ज़्यादा ऑक्सीजन यूटिलाइज कर रहे हैं, सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, ऑक्सीजन की कमी हो गई। ऐसे में ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट क्या हो जाएगा, कम हो सकता है, लेकिन आपको तो एनर्जी चाहिए, मसल्स को लगातार एनर्जी चाहिए, तो वो एक तरीका अपनाते हैं, वो पायरुवेट को एन एरोबिक तरीके से, पायरुवेट को एन एरोबिक तरीके से तोड़ते हैं। कैसे तोड़ते हैं, एन एरोबिक तरीके। ये एनारोबिक तरीका यानी कि यहाँ पर ये बिना ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की तो कमी हो गई, तो बिना ऑक्सीजन की क्या करेंगे, ये पायरुवेट को तोड़ेंगे इनटू लैक्टिक एसिड एड एनर्जी। अब ये जो लैक्टिक एसिड है ये भी क्या है, ये भी एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। लैक्टिक एसिड क्या है, एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका सिंपल सा, अगर आपके पास जैसे कि ईस्ट में होता है ऑक्सीजन नहीं, ईस्ट का मतलब खमीर, हमने देखा है ना, आपने देखा होगा कि बहुत सारी बेकिंग इंडस्ट्री में आप ईस्ट का इस्तेमाल करते हो, तो बेसिकली ईस्ट के अंदर क्या हो रहा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसा हो रहा है कि उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। ठीक है, ईस्ट को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, वो पायरुवेट को किस में तोड़ देता है, इथेनॉल में तोड़ देता है, कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ देता है और एनर्जी के अंदर तोड़ देता है। ठीक है, अब एक चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि हमने यहाँ पर हर जगह एनर्जी लिखा हुआ है। ठीक है, हमने यहाँ भी एनर्जी लिख दिया, यहाँ भी एनर्जी लिख दिया, यहाँ भी एनर्जी लिख दिया, तो हमने एनर्जी लिखा है। असल में ये जो एनर्जी रिलीज हुई ये किस फॉर्म में स्टोर होती है, ये ATP के फॉर्म में स्टोर हो रही होती है। ठीक है, ATP क्या होता है मैं अभी बताता हूँ थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले आप बस इतना पता कर लीजिए कि ये 3 तरीके में जिससे आपका ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो सकता है। ठीक है, ये जो एथेनॉल बना, ये जो एथेनॉल बना इसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, अल्कोहल इंडस्ट्री में एथेनॉल का इस्तेमाल होता है, यीस्ट का इस्तेमाल होता है, इन ब्रूरीज। इसके अलावा CO2 जो रिलीज हो रहा है, इससे आप क्या करते हो, इससे आप ब्रेड को फ्लफी बना सकते हो, इसलिए यीस्ट का इस्तेमाल कहाँ होता है, बेकरीज में भी होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब हम थोड़ा सा ATP को देख लेते हैं कि ATP का एक्चुअल मतलब क्या। तो देखिए, आपकी जो बॉडी में मान लीजिए C6H12O6 को तोड़ा, इसको ब्रेक डाउन किया इंटू CO2H2। ठीक है, आपकी बॉडी ने इसको एक रिएक्शन को किया और इस रिएक्शन से आपको क्या मिली, एनर्जी मिली। ठीक है, अब आपने अपनी केमिस्ट्री के अंदर ये चीज़ पढ़ी होगी, क्या पढ़ना होगा कि एक रूल है दुनिया का कि इस दुनिया के अंदर नई एनर्जी नहीं बनती है। ठीक है, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो हमने यहाँ जो एनर्जी बनाई, इसको आप कोई नई एनर्जी है कि नहीं, कोई नई एनर्जी नहीं है, ये इस C6H12O6 लिखा हुआ है, O6 है ये, इसके बॉन्ड में थी, इसी बॉन्ड की एनर्जी को आपने तोड़ा और यहाँ पर आपने एनर्जी रिलीज करा दी। अब होता क्या है, आपकी बॉडी जो है वो एनर्जी को स्टोर करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका अपनाती है। कैसा तरीका अपनाती है, वो क्या करती है, वो एक मॉलिक्यूल देती है जिसको हम बोलते हैं एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। क्या देती है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट नाम का एक मॉलिक्यूल देती है, इसको आप ADP बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ADP। ठीक है, और साथ में वो क्या करती है, और साथ में वो क्या करती है, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल ले देती है। अब होगा क्या, ये जो रिएक्शन होगा, जब एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक ATP मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, एक ATP मिलेगा, एक ATP मिलेगा, जिसको आप बोलते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये जो रिएक्शन है ये कैसा है, इसमें आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। इस रिएक्शन के लिए आपको क्या है, एनर्जी
देनी पड़ेगी। इसको आप कह सकते हो एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक ऐसा एग्जैक्ट वर्ड नहीं होगा, थर्म आप हीट नहीं दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, ठीक है। तो ये जो आप समझे इस बात को कि जो C6H12O6 को तोड़ने से जो एनर्जी रिलीज हुई, उस एनर्जी का इस्तेमाल करके आपकी बॉडी क्या बना लेती है, एटीपी बना लेती है। आपकी बॉडी क्या बना लेती है, एटीपी बना लेती है। अब एक चीज ध्यान रखना, इस पर्टिकुलर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ना बहुत मुश्किल है, ठीक है। इसके लिए पूरा रेस्पिरेशन करना पड़ता है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आपको ये एनर्जी मिलती है, ठीक है। लेकिन इस एटीपी मॉलिक्यूल को तोड़ना बहुत आसान है, ठीक है। तो जब ये मॉलिक्यूल टूटेगा और ये फॉस्फेट जो आपका मॉलिक्यूल है ये अलग होगा एटीपी से, तो क्या होगा, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी। अब इसको आप ऐसे देखिए, आपके पास एटीपी है, ठीक है। आपने क्या किया, इस एटीपी का ब्रेक डाउन किया, तो आपको एडीपी वापस मिल जाएगा, ठीक है। आपने क्या किया, कहीं भी आपके बॉडी में इस एटीपी को स्टोर कर लिया। अब मान लो आपके मसल सेल को एनर्जी की जरूरत है, सो होगा क्या, ये जो एटीपी है ये ब्रेक डाउन किस में होगा, एडीपी और फॉस्फेट मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हो जाएगा, और साथ में जो एनर्जी हमने यहाँ पर डाली थी वो एनर्जी रिलीज हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से आपको जब भी आप चाहें आप एनर्जी ले सकते हैं इस एटीपी मॉलिक्यूल से। इसीलिए आप एटीपी को क्या बोलते हैं, एनर्जी एनर्जी करेंसी। एनर्जी करेंसी हम क्यों बोल रहे हैं, जब भी आपको एनर्जी की जरूरत है आप किसके पास जाएंगे, आप एटीपी के पास जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो इंट्रोडक्शन है सेल्यूलर रेस्पिरेशन का वो खत्म होता है। इसके अगले जो सेक्शन में हम ब्रीदिंग और रेस्पिरेटरी सिस्टम करेंगे ह्यूमंस। थैंक यू।